साथियों, आज हम वायुमंडल का गठन विषय पर अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम वायुमंडल की परिभाषा, उत्पत्ति, विभिन्न गैसों की मात्रा, वायुमंडल के संगठन और महत्व तथा जीवन में वायुमंडल की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल की परिभाषा। तो जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है यह गैसों का आवरण है। जैसा हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो गैसें हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई हैं, अर्थात जो गैसें हैं उन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है तथा यहाँ पर जो भारी गैसें हैं वह धरातल के नज़दीक तथा जो हल्की गैसें हैं वो ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण है घनीभूतीकरण, जिसके कारण ये गैसें हैं भारी गैस नीचे और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में पाई जाती हैं। इस प्रकार जो आपका वायुमंडल है उसमें गैसों में लेयर बाई लेयर पाई जाती हैं, अर्थात जो सबसे भारी गैस है वो धरातल के सबसे नज़दीक, इसके पश्चात दूसरी जो प्रमुख गैस होगी वो उससे ऊपर और जो सबसे हल्की गैस होगी वो सबसे ऊपर होती है। तो हमें यहाँ देखना है वायुमंडल की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल सामान्य सी परिभाषा कि वायुमंडल है यह गैसों का आवरण है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का आपस में बंधा हुआ है। तो देखें यहाँ पर वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत है। यह गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर स्थिर रहती हैं। यह परत पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन बनाए रखती है तथा जीवन की रक्षा करती है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है तथा जो प्रारंभिक वायुमंडल था वह CO2 का था, अर्थात जो सबसे पहले वायुमंडल में प्राप्त होने वाली गैस CO2 है। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें प्राप्त होती हैं। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो कुछ ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्राप्त हुई थी, जिसमें पौधों के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा गया, जिससे कि जो वायुमंडल है वहाँ पर हमें CO2 की प्राप्ति हुई थी। तो हम देखते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में। तो जो प्रारंभिक पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रियाओं से गैस निकलती है, इन ज्वालामुखियों के कारण पृथ्वी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, CO2 और जल वाष्प थी। धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जैसे नीलहित शैवाल ने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया। लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व ऑक्सीजन और ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने जीवन की रक्षा की। ठीक है, तो हमें याद रखना है तो वायुमंडल की उत्पत्ति है वह 2.9 से लेके 3.9 मिलियन वर्ष पूर्व हुई तथा जो प्रथम वायुमंडल था वह CO2 का था। अब देखेंगे हम विभिन्न गैसों की मात्रा एवं उसके महत्व के बारे में। तो हम देखते हैं जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक 78% के लगभग नाइट्रोजन प्राप्त होती है, 21% ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑर्गन 0.93, CO2 0.04 प्राप्त होती है। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, ऑक्सीजन श्वसन और जीवन के लिए आवश्यक है, ऑर्गन निष्क्रिय गैस है तथा जो CO2 है यह प्रकाश संश्लेषण तथा ताप संतुलन के लिए बहुत। तो हमें याद रखना है जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा 78.08, ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 से 0.04%। इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनमें जैसे आपकी है हीलियम, इसकी जो मात्रा है वो है 0.0005। जो नियॉन है इसकी जो मात्रा है वो है 0.002। इसके बाद महत्वपूर्ण गैस जो गैस है प्रोटॉन है 0.001,
जेनॉन की बात करें तो यह है आपकी 0.0009 तथा जो हाइड्रोजन है ये है आपकी 0.0005। यदि हम ओजोन की बात करें तो ओजोन गैस निचले वायुमंडल में इसकी मात्रा ना के बराबर होती है, परंतु जो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है जहाँ 18 से 22 के लगभग यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ओजोन गैस के। और जो ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली हानि। अगली जो महत्वपूर्ण गैस है वो है जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा देखें तो 0 से लेके 4% तक ये पाई जाती है। इसमें एक बात याद रखना है, जो जलवाष्प है यह भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और आपका जो पोल एरिया है 90 डिग्री यहाँ पर इसकी मात्रा कम होती है। तो याद रखना है, तो जो आपकी जलवाष्प है इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार घटती जाती है। यदि हम बात करें विषुवत रेखा के पास जब पर 90 डिग्री है 0 डिग्री होता है, यहाँ पर इसकी मात्रा है 4%। यदि हम बात करें मध्य अक्षांशों की बात करें तो मध्य अक्षांशों पर इसकी जो मात्रा है वो है 2 से 3%। और जो आपका 90 डिग्री है या ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर इसकी मात्रा 1% से भी कम प्राप्त होती है। तो याद रखना, जो जलवाष्प है इसकी सबसे अधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर होती है, परंतु जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। इसके बाद श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जिससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तथा जो कि वायुमंडल है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसे हमने देखा था कि जो ओजोन गैस है यहाँ पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ये सोख लेती है। अगला महत्वपूर्ण इसका जो प्रभाव है वो है वर्षा, हवा, बादल और जल चक्र को संभव बनाती है। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो वर्षा, हवा, बादल या जल चक्र का होना नामुमकिन है। जो वायुमंडल है वह तापमान संतुलन को बनाए रखती हैं तथा ध्वनि के संचरण और संचार के लिए माध्यम प्रदान करती है। तो हमें याद रखना है कि जो आपका वायुमंडल है और जीवन में इसकी क्या भूमिका है। पहला, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। वर्षा, हवा, बादल और जल चक्र को संभव बनाता है। तापमान का संतुलन बनाए रखता है। ध्वनि के संचरण और संचार के लिए माध्यम प्रदान करता है। तो अभी तक हमने जो वायुमंडल है उसके बारे में देखा। वायुमंडल की सामान्य परिभाषा क्या है, इसका महत्व या मात्रा कितनी है, तथा इसका जो वायुमंडल है वह वायुमंडल गैसें, जलवाष्प, धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार होता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की मात्रा 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक ही पाई जाती है। तो इसको याद रखना है कि 120 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है वो है CO2 और वाटर वेपर या जलवाष्प। इसकी जो मात्रा है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही प्राप्त होता है, इसके पश्चात ही प्राप्त नहीं होती है। अब हम यहाँ पर गैस, जलवाष्प और धूल कणों के बारे में एक करके पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो गैस है इन गैसों में सबसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा उसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी, गैसों के आयतन स्थिर रखती है, जबकि पिछले कुछ दशकों से जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार वृद्धि हो रही है। तो हमें याद रखना है, जो आपका CO2 है यह सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है इसके लिए ये पारदर्शी है, परंतु जो आपकी पृथ्वी है या धरातल है
इससे निकलने वाला पार्थिव विकिरण जो है, इसके लिए CO2 है वो अपारदर्शी है, जिसके कारण जो वायुमंडल का निचला हिस्सा है, यहाँ पर टेम्परेचर की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ने का एक प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैसे हम कोयला, पेट्रोलियम या जो प्राकृतिक गैसें हैं, जिनके कारण इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है तथा इसके कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, वृद्धि हो रही है। इसने हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। अगली जो महत्वपूर्ण है ओजोन। ओजोन वायुमंडल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ही पाई जाती है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, जिससे सूर्य से निकलने वाली UV किरणों को ये अवशोषित कर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। तो जो ओजोन गैस है O3, यह मुख्यतः वायुमंडल में 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के एरिया तक पाई जाती है। और जो ओजोन गैस है ये क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी के धरातल या निचले वायुमंडल में आने से रोकती है। यदि ये UV किरणें धरातल पर पहुंच जाती हैं या निचले वायुमंडल पहुंचती हैं तो इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे त्वचा संबंधी रोग या कैंसर जैसी बीमारी भी लोगों में या जानवरों में हो सकती है। इसलिए जो ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना है, ओजोन गैस 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है मुख्य रूप से। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण गैस है वो है जलवाष्प। तो जलवाष्प है वायुमंडल में उपस्थित ऐसी पर्वतनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। याद रखना है, ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में हवा आयतन का 4% होती है, अर्थात जो 0 डिग्री है यहाँ पर या जो भूमध्य रेखा है यहाँ इसकी मात्रा 4%, जबकि ध्रुवों और ठंडे जो रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा का आयतन 1% से भी कम है, अर्थात जो 90 डिग्री है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर इसकी मात्रा 1% से भी कम प्राप्त होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। इसमें याद रखना है, तो जो जलवाष्प है यह एक कंबल की तरह कार्य करती है जो पृथ्वी को ना तो अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म होने देती है, तथा जो गैस है ये हमेशा भूमध्य रेखा पर अधिक मात्रा में, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं या पोल की ओर जाते हैं वहाँ वहाँ जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती है। अगले जो महत्वपूर्ण है वो है धूलकण। और धूलकण है, धूलकण वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को रखने की क्षमता रखते हैं। यह छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कणों से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी समवाहिनीय वायु प्रभाव इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। याद रखना, जो धूल कण है यह मुख्यतः समुद्री नमक,
महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख एवं पराग से मिलकर बने होते हैं तथा जो धूल कण हैं यह मुख्यतः निचले वायुमंडल में प्राप्त होते हैं, निचले एटमॉस्फेयर में प्राप्त होते हैं, परंतु कभी कभी वायु के द्वारा यह ऊपरी वायुमंडल में भी प्राप्त होते हैं। यदि हम इनकी मात्रा की बात करें तो यह मुख्यतः सबसे अधिक उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण है इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण है यहाँ प्रायः रेगिस्तान है, वर्षा की कमी है, जिससे कि धूलकण आसानी से उड़कर इन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण यहाँ पर पाए जाने का है वह यहाँ पर शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तानी एरिया होने के कारण तेज हवाएं चलती हैं जो धूलकण को ऊपर ले जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव एवं यहाँ पर हाई प्रेशर प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना है जो धूल कण है इनकी सबसे अधिक मात्रा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण सूखी हवाएं के कारण ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। अर्थात यदि धूल कण है यह वर्षा की जो बूंदें हैं उनके लिए आर्द्रताग्राही कण होते हैं, अर्थात यहाँ पर जल की बूंदें स्थिर हो जाती हैं तथा इनसे बादलों का निर्माण होता है और जो बादल हैं वो फिर वर्षा यहाँ पर क्षेत्रों में करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में देखें हम तो जो वायुमंडल है यहाँ पर अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों को बना होता है, अर्थात यहाँ पर वायुमंडल की जो परतें हैं उनके घनत्व और तापमान में अंतर होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल में 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल याद रखना है, क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, बहिर्मंडल है। इस क्षोभ मंडल की बात, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर होता है, जिसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर है तथा विषुवत के पास इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। अर्थात जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्षोभमंडल की ऊंचाई घटती जाती है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान या ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस स्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री से घटता है तथा यह जैविक क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्तर होता है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा हवा का तापमान -80 है, अर्थात जो क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत के पास है वहाँ का तापमान -80 सेंटीमीटर है, और यदि हम ध्रुवों की बात करें तो यहाँ का जो तापमान है वो -45 डिग्री तक प्राप्त होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, तथा यह परत जो ओजोन परत है यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा के तीव्र प्रभाव हानिकारक तत्वों से बचाती है। यदि मध्यमंडल और समताप मंडल की बात करें
तो मध्यमंडल समतापमंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 सेंटीग्रेड से हो जाता है। वायुमंडल मध्यमंडल की ऊपरी परत का मध्य सीमा होती है। आयनमंडल मध्यमंडल के 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत अवशोषित के कण विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कण कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते नाम से जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों के इस संचरण द्वारा आप वापस पृथ्वी पर लौटा आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो बाह्यमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं और जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल सभी संस्था के हमें करते हैं, फिर भी वह दो संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो याद रखना है वायुमंडल के बारे में। तो जो वायुमंडल है इसकी जो सबसे निचली स्तर है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर। विद्यार्थियों, आज हमने वायुमंडल की परिभाषा, उत्पत्ति, संरचना और जीवन में इसके महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम वायुमंडल की परतों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो अपनी पढ़ाई को अगली क्लास में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।